हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं शरद यादव। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर की जो सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं उस सीरीज को हम लोग शुरू करेंगे और जो हम लोग सब्जेक्ट वाइज करेंगे, जिसमें एक सब्जेक्ट के अंतर्गत जो पिछले 9 से 10 साल के पेपर रहेंगे उसके सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे हम डिस्कस कर लेंगे और इससे बनने वाले जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला सब्जेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे इंडियन पॉलिटी, जिसमें आपको 2015 से लेकर 2023 तक के पूरे एमसीक्यूज पेपर मिलेंगे, जिसमें आप देखोगे कि 9 साल के पेपर में टोटल 180 से अधिक प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहां से आपके सारे के सारे पॉलिटी के जो 20 प्रश्न एवरेज आते हैं वो सारे प्रश्न इसी में से आ जाएंगे, चाहे वो ऑप्शन वाइज आ जाए या सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो इसीलिए आप इस प्रकार की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जहां पे आपको यूपी पीसीएस के साथ यूपीएससी की भी पूरी की पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी और तैयारी कराई जाती है। और अधिक अपडेट के लिए आप चैनल को फॉलो कर लेना, साथ में टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में लिंक दिया गया है उसे भी ज्वाइन कर लेना ताकि आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे प्री 2023 का पेपर। किसको सॉल्व करेंगे? प्री 2023 का पेपर। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ घटनाओं को काल अनुक्रम में बैठाने के लिए कहा जा रहा है कि काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। जैसे संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में, तो 29 अगस्त 1946 को हुई थी। फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कुछ अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित हमने किया था कुछ प्रावधानों के साथ। और भारतीय संविधान को लागू कब किया गया पूरी तरीके से? तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो ये था पहला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जो कि किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल नंबर 243 के में वर्णित है। इससे संबंधित और भी चीजें जानते हैं। तो इसके द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है, चुनावों का अधीक्षण किया जाता है, उनका निदेशन नियंत्रण आदि किया जाता है और निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। और साथ में ये नगर पालिका के चुनाव को भी यही करते हैं, जिसको स्टेट इलेक्शन कमीशन हम लोग कहते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन नगर पालिका के लिए किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? 243 ZA। तो इसमें अंतर ध्यान देना आपको, पंचायत में 243 के होता है जबकि नगर पालिका के लिए 243 ZA होता है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ अनुच्छेदों को मिलान करने के लिए क्या है। जैसे आर्टिकल नंबर 280 किससे संबंधित है? तो वित्त आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 324 की बात करेंगे तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। वहीं आर्टिकल नंबर 328-38 की बात करेंगे तो ये आपका आएगा सुप्रीम कोर्ट नहीं, शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति आयोग की बात कर रहा है। और 338A का मतलब है कि किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे अलग किया गया था। तो वो था आपका 89वां 2003 में जो संवैधानिक संशोधन किया गया था, उससे फिर सुप्रीम कोर्ट मतलब कि जो शेड्यूल कास्ट आयोग था, जनजाति अनुसूचित जाति आयोग, उससे निकालकर इसे अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में स्टैब्लिश किया गया। और 338B के अंतर्गत आप ओबीसी आयोग को देखोगे, जो 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा ओबीसी कमीशन जो है कि संवैधानिक दर्जा इसको दे दिया गया। तो इस तरीके के ही प्रश्न आपको रिपीट करने को देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार पहली महिला स्पीकर थी, जो कि 15वीं लोकसभा में अध्यक्षता की थी इन्होंने। फिर सुमित्रा महाजन सेकंड नंबर पे महिला स्पीकर बनती हैं, जो कि 16वीं लोकसभा में अध्यक्षता करती हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन आपको देते चलूं कि अगर आप इसकी पीडीएफ को लेना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और वहां से पेमेंट प्रोसेस को जान के आप इसकी पूरी पीडीएफ को ले सकते हो, जिसका प्राइस मैंने बहुत ही कम रखा है। और साथ में उसका नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर, ये आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जहां से आप इसको लेकर आप इसको प्रिंट आउट भी करा सकते हो या फिर अपनी पीडीएफ के साथ ही आप इसको पढ़ सकते हो, जिससे आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, पूरा एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यू एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। तो अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अगला प्रश्न है, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में सही कथन क्या लिखा हुआ है? तो देखिए, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए एक सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। किस आर्टिकल में ये बातें लिखी हुई हैं? तो आप देखोगे कि आर्टिकल नंबर मतलब कि 1998 अर्थात कि 98(1) में ऐसी बात कही गई है कि संसद अपने दोनों सदनों के लिए सम्मिलित रूप से पद का सृजन कर सकती है। वहीं संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का भी अधिकार है। जिस प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अपने जो स्टाफ होते हैं वहां के कोर्ट के न्यायालय के, उसके लिए सेवा शर्तें नियमित करने का अधिकार होता है, सेम उसी तरीके से सचिवालय के पदों के लिए भी या अधिकारियों के लिए या स्टाफ के लिए
सेवा शर्तों को रेगुलेट करने का अधिकार होता है, जो कि अनुच्छेद नंबर 98(2) में कहा जाता है। अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे, कथन और कारण के रूप में, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। बिल्कुल ये बात सही कही गई है। और आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग करके किसी भी नए राज्य का जब निर्माण किया जाता है या किसी नए राज्य को जो है कि तोड़ के अलग किया जाता है या उसके नाम में परिवर्तन किया जाता है, तो इसके लिए राष्ट्रपति संसद को देता है प्रस्ताव कि भाई मतलब सिफारिश करता है कि एक नया राज्य बनाइए, और साथ में वो उस संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भी एक नोटिस भेज सकता है कि हम आपके राज्य में ये परिवर्तन कर रहे हैं, जिसको आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के अंदर अपना विचार करके आप इसे रिटर्न करिएगा। ठीक है। और दूसरा पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है कि राज्य विधानमंडल अगर कहता है कि भाई मेरे राज्य का विखंडन मत करो, मेरे राज्य का तोड़ो मत, तो ऐसा कुछ नहीं है। राज्य विधानमंडल केवल अपना सुझाव दे सकते हैं, बाकी उस प्रस्ताव को मानना न मानना ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है, बाध्यकारी नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला प्रश्न है आपका, क्या पूछा है, अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत कार्योत्तर विधि वर्णित है, अनुच्छेद 20(2) में दोहरा दंड वर्णित है, अनुच्छेद 20(3) में स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने का निषेध है, और अनुच्छेद 22 में यातना के विरुद्ध निषेध शामिल है। इट मीन्स कि क्या कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई भी कार्य कर दिया, कोई एक्ट कर दिया, तो उसके बाद कोई अगर विधि बना के आपको दंड दिया जा रहा है तो उस चीज को रोकने के लिए बात की जाती है आर्टिकल नंबर 20(1) में। और दोहरा दंड यहाँ पे वर्णित किया गया आर्टिकल नंबर 20(2) में कि आपको किसी भी प्रकार से दोहरा दंड नहीं मिलेगा, एक ही गलती के लिए बार बार सजा नहीं मिलेगी। और 20(3) में कहा गया है कि स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने का निषेध किया गया है, स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने का निषेध किया गया कि आप अपने विरुद्ध जो है कि क्या कर सकते हो, अपने विरुद्ध खुद को गवाही नहीं दे सकते हो। और यातना के विरुद्ध यानी कि शारीरिक, जिसको हम लोग कहते हैं जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के बाद जो आता है आपका गिरफ्तारी और निषेध का आर्टिकल 22 इसके अंतर्गत दिया गया है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे भारत के महान्यायवादी के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा पारिश्रमिक भी इसका निर्धारित किया जाता है। तो इसका पारिश्रमिक कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता भी रखनी चाहिए इस व्यक्ति को, तभी ये महान्यायवादी बनेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है और हटाने की अगर इसकी प्रक्रिया की बात करें या आधार, तो इस संविधान में किसी भी प्रकार का वर्णन इसमें नहीं देखने को मिलता है। और यह प्रथम विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार का जो पहला कानूनी अधिकारी होता है, यानी भारत सरकार की तरफ से ये कोर्ट में या न्यायालय में क्या करता है, भारत सरकार की तरफ पैरवी करता है। तो ये हो गया आपका महान्यायवादी के बारे में। फिर एक प्रश्न पूछा गया था इसमें कि नवी अनुसूची किससे संबंधित है? तो समस्त राज्य और यूनियन टेरिटरी से संबंधित है क्या? तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अभी करेक्ट कर दिया है, ये पहली अनुसूची लिखा हुआ था। पहली अनुसूची समस्त राज्य और यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूरा वर्णन होता है। वहीं तीसरी अनुसूची की बात करेंगे तो पद की गोपनीयता और शपथ की बात होती है। जो संघ के संवैधानिक पद होते हैं, मंत्री होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, तो ये लोग जो अपने पद की गोपनीयता और शपथ का मतलब लेते हैं। और 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। वहीं 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो दल बदल अधिनियम से संबंधित है ये। इसी तरीके से अगला प्रश्न पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह शक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा रिट जारी करती है। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की रिट जारी कर सकती है। संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर सुप्रीम कोर्ट को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। कहने का मतलब हो गया कि संसद किसी अन्य न्यायालय को भी एक नए नियम के साथ कह सकती है कि जो शक्ति का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट कर रही है वही शक्ति का प्रयोग आप भी कर सकते हो अपने आधिकारिक क्षेत्र में। तो बिल्कुल कर सकती है, ऐसा संसद नियम बना के किसी स्थानीय न्यायालय को भी ये शक्ति दे सकती है। जैसे आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाईकोर्ट इसका प्रयोग करती है, उसी तरीके से अन्य न्यायालय भी कर सकते हैं, बशर्ते इसके लिए संसद को शक्ति बनाकर या कानून बनाकर ये प्रोविजन देना पड़ेगा। और ऐसी प्रावधान आर्टिकल नंबर 32 के सब क्लॉज 3 में दिया गया है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया था, ये सारे प्रश्न हम लोग 2023 के लेटेस्ट वाले कर रहे हैं, इसके बाद 2022 में करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि संसद से रिलेटेड जो है कि प्रश्न ज्यादातर पूछे गए हैं। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के बारे में क्या कथन सत्य है? तो भाई राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं और ये पूरे देश में किसी भी राज्य की सर्वाधिक प्रतिनिधित्व संख्या है। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में सत्य कथनों की बात की जा रही है, तो यह वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, तो ये बात सही है। और यह अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, यह भी बात सही है। और यह अनुच्छेद 280 में वर्णित होता है, यानी कि आर्टिकल नंबर 280 के तहत इसकी बात की जाती है।
लेकिन यहाँ पे कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है। तो जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन थे वो हमारे केसी नियोगी साहब थे, सेकंड फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे तो के संथानम साहब थे, और 15th जो अभी प्रेजेंट में थे एनके सिंह, और 16th कमीशन जो गठित किया जा चुका है 16वां वित्त आयोग, इसके हमारे होंगे अरविंद पनगड़िया जी, जो कि इससे पहले क्या थे, ये हमारे नीति आयोग के पहले पूर्व उपाध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, यहाँ पे मिलान करने के लिए आता है कि भाग 14A, भाग 8, भाग 10 और भाग ये हो जाएगा आपका 17। ठीक है, तो ये मिलान करने के लिए होता है। तो कुछ लोगों को ये रोमन भाषाएं नहीं पता होती है, तो इसलिए प्लीज उस पर काम करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो भाग 14A किससे संबंधित है, अधिकरण से संबंधित है। भाग 8 किससे संबंधित है, तो संघ, राज्य, क्षेत्र और यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। भाग 10 की बात करेंगे तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए, और भाग 17 की बात करेंगे तो ये राजभाषा से संबंधित होता है। फिर अगले प्रश्न को देखिए हम, राज्य विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, यह बात भी सही है। और विधान परिषद में न्यूनतम तो 40 सदस्य होने आवश्यक है। जिस प्रकार से विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य और मैक्सिमम 500 सदस्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार से विधान परिषद के लिए भी ये प्रोविजन दिए जाते हैं। और ये दोनों ही प्रोविजन आपको आर्टिकल नंबर 171 में वर्णित किए गए हैं विधान परिषद की संरचना से संबंधित। लेकिन अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 169, तो इसके तहत विधान परिषद का उत्साधन भी किया जा सकता है और गठन भी। उत्साधन का मतलब होता है समाप्त करना, लेकिन इसके लिए विधानसभा के द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा, और संसद इसको फिर बाद में साधारण बहुमत के द्वारा आर्टिकल नंबर 169 का प्रयोग करके या तो विधान परिषद का उत्साधन यानी समाप्ति कर सकती है, या फिर विधान परिषद को गठित कर सकती है। अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। अगर हम लोग अगला प्रश्न पूछा है कि कथन ए कह रहा है राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, बिल्कुल होता है राष्ट्रपति संसद का भाग। संसद का निर्माण ही होता है आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के। अगला पॉइंट है, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बनता है। तो जब दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पे अगर राष्ट्रपति ने फाइनली उस पर मोहर नहीं लगाई या साइन नहीं किया, तब तक वो कानून नहीं बन सकता। तो दोनों ही सही है और व्याख्या भी करते हैं। आर्टिकल नंबर 79 के अंतर्गत हम संसद निर्माण की बात करते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है कि जब तक अगर वो किसी विधेयक पे अपनी सहमति नहीं देते, तब तक वो कानून नहीं बनता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा पढ़ेंगे। क्या है अगला प्रश्न, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार करते हैं। तो वही अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान किया गया संयुक्त बैठक में, बिल्कुल सही बात है। और इसे कौन आहूत करता है, राष्ट्रपति इसे बुलाता है संयुक्त बैठक को। और अनुच्छेद 118 के अकॉर्डिंग अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर महोदय अध्यक्षता करते हैं। अगर लोकसभा स्पीकर भी मौजूद नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे, और लोकसभा उपाध्यक्ष भी अगर मौजूद नहीं तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, सभापति नहीं, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। वहीं अगर हम बात करें नोट में कि धन विधेयक की बात करेंगे, तो धन विधेयक की जो परिभाषा है वो आर्टिकल नंबर 110 में वर्णित है, और धन विधेयक की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल नंबर 109 में वर्णित है। फिर यहाँ पे दे रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक 368, यानी इन दोनों पर संयुक्त बैठक लागू नहीं होती। तो संवैधानिक संशोधन प्रावधान पे और धन विधेयक प्रावधान, इन दोनों पे संयुक्त बैठक लागू नहीं होती, इनके लिए आप कोई संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। नेक्स्ट है आपका, कौन डीपीएसपी एवं मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। तो पर्यावरण का संरक्षण करना, ये आपके डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 48 क के तहत मिलेगा, और फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको आर्टिकल नंबर 51 क में जो 11 मूल कर्तव्य दिए गए उसमें ये वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा ने प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति प्रदान की थी। तो प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए जो है कि अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है आपका, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति 1977 में जो गठित की गई थी उसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं। जैसे पंचायती राज को इन्होंने कहा था कि 2 स्तर का होना चाहिए, अर्थात एक ग्राम स्तर का, एक जिला स्तर का। मध्यवर्ती स्तर की इन्होंने बातें ही नहीं रखी, मध्यवर्ती स्तर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है किसे। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होंगे, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर मुख्य न्यायाधीश के सिवाय अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश या किसी प्रकार के जो न्यायाधीश होंगे, वो सभी के सभी क्या करेंगे, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, जिसमें सीजीआई सहित, या फिर हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश सीजीआई सहित, ये सभी राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने राज्यपाल को देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ग्राम सभा के बारे में सत्य कथन की बात हो रही है। इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पे उसी प्रकार के कार्य करते हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पे होते हैं। जैसे राज्य व्यवस्थापिका कानून बनाती है, टैक्स का कलेक्शन करती है राज्य स्तर पे, सेम ग्राम सभा भी करती है। और इसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी निर्वाचन नामावली में पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। यानी ये ग्राम सभा में वही शामिल होगा जो निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता होगा। तो ये दोनों बातें सही हो गई। फिर यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित किया गया है, इसके संदर्भ में सही कथन क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य रहेंगे, यानी वैलिड रहेंगे, और साथ ही साथ घोषणा होने वाले दिन के सभी कार्य भी मान्य रहेंगे। अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया दोपहर 1 बजे कि भाई उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन था वो निरस्त किया जाता है क्योंकि वो किसी वजह से गलत तरीके से निर्वाचन किया गया, ठीक, तो ये मान लिया गया। लेकिन इस समय तक ऐसा नहीं कि केवल 12 बजे तक उपराष्ट्रपति ने जो भी काम किए जो है कि वो सही माने जाएंगे और 1 बजे गलत माने जाएंगे, ऐसा नहीं है। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, यानी उस पूरे दिन में जो है कि जो भी काम करेगा वो मान्य रहेंगे, लेकिन अगले दिन से वो सारे काम अमान्य होने लगेंगे। तो ये प्रश्न भी आया था और यह प्रावधान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पर ही लागू होगा। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके 2023 में पूछे गए थे, और अब हम इसी के साथ प्री 2022 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो उसमें पूछा गया था राजनीतिक दलों की स्थापना का काल अनुक्रम। तो मैंने क्या किया कि पूरी की पूरी राजनीतिक दल जो इंपॉर्टेंट है भारत में, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर के हो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, आप यहां पर देखोगे कि एक क्रम वाइज लिखा है मैंने कि कौन सबसे पहले स्टैब्लिश होता है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो ये आपके लिए कई बार प्रश्न बनते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे तो ये कई बार प्रश्न आते हैं। जैसा कि इसमें देखोगे आप कि आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। शिरोमणि अकाली दल, ये एक धार्मिक दल था पंजाब का जो कि 1920 में स्टैब्लिश हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि हम सीपीआई कहते हैं, जिसको एमएन रॉय ने कानपुर में स्टैब्लिश किया था 1925 में। और डीएमके द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ये जो है कि साउथ इंडिया की पार्टी है, 1949 में स्टैब्लिश हुई। सीपीआई-एम जो इसी सीपीआई से विभाजित होकर निकलती है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्सवादी, एम का मतलब होता है मार्क्सवादी, जो 1964 में डिस्प्यूट होकर निकलती है, 1925 वाली सीपीआई से निकल जाती है अलग। और इसी तरीके से जो डीएमके 1949 में गठित हुई थी, उससे एक निकलती ऑल इंडिया डीएमके अर्थात द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ये 1972 में स्टैब्लिश होती है। बीजेपी की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी, तो ये 1980 में आती है क्योंकि इसने 77 में जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, न कि भारतीय जनता पार्टी, तब जनता पार्टी यूज किया जाता था। और टीडीपी की बात करेंगे, तेलुगु देशम पार्टी, तो ये 1982 में स्टैब्लिश हुई। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि आपकी मायावती के नेतृत्व में चलती है, 1984 में स्टैब्लिश हुई। समाजवादी पार्टी जो वर्तमान में अखिलेश यादव जी की है, 1992 में। आरएलडी की बात करेंगे, राष्ट्रीय लोक दल, राष्ट्रीय लोक दल किसका है दोस्तों, तो ये आपके लालू प्रसाद यादव जी की 1996 में स्टैब्लिश हुई। बीजू जनता दल ओडिशा की नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में, तो 1997 में स्टैब्लिश हुई। तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में है, 1998 में स्टैब्लिश हुई। और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, तो 2012 में। और एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी जो अरुणाचल प्रदेश की स्टेट पार्टी है, 2013 में। तो ये कुछ प्रमुख पार्टियां थी जिनके स्टैब्लिशमेंट ईयर मैंने लिखे, और आप लोग याद कर लेना क्योंकि ये क्रम वाइज आपसे मिलान करने को आता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, कैग की बात करें, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है, तो लोक लेखा समिति करती है। और ये 22 सदस्य होती है, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कारण पूछा जा रहा है, कथन 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, सही है। और कारण क्या है, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, तो दोनों ही सही है और दोनों व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि थर्ड अनुसूची, फोर्थ अनुसूची, 7th और 8th, तो तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है उसकी बात की जाती है। और 7th अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया जाता है केंद्र और राज्यों के मध्य, जो आपके विधायी विभाजन होते हैं, प्रशासनिक विभाजन होते हैं और वित्तीय विभाजन होते हैं। सॉरी, मतलब केंद्र राज्य के बीच, मतलब केंद्र सूची राज्य सूची, ये वाली। और अनुसूचियों की बात करेंगे तो 8th जो अनुसूची है उसमें आप भाषाओं के बारे में बात करोगे। किसके बारे में, भाषाओं के बारे में। फिर यहाँ पे कुछ कमेटीज हैं पंचायती राज से संबंधित जिनका मिलान करने को आता है ईयर वाइज, तो बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में स्टैब्लिश हुई। अशोक मेहता समिति 1977 में स्टैब्लिश हुई। एलएम सिंघवी समिति 1986 में स्टैब्लिश हुई। और इसी समिति के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायती राज को, इस समिति की सिफारिश पे। और पीके थुंगन समिति की बात करेंगे तो 1988 में ये स्टैब्लिश हुई।
नेक्स्ट आपका प्रश्न यहाँ पे कि भारत में संसद के द्वारा पंचायत या पेशा कह सकते हैं कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज पेशा कानून कब पारित हुआ, तो 1996 में पारित हुआ। और पेशा भारत के अनुसूचित क्षेत्र जो कि अनुसूची 5 के राज्यों पर यह लागू होता है, जिसमें लगभग 11 राज्य आते हैं, जिसमें से 13 राज्य आते हैं, जिसमें से अभी 9 राज्यों ने इस पे अपनी सहमति दे दी है, पेशा लागू किया है। अब यहाँ पे लोकसभा और चुनावी वर्ष मिलान करने के लिए आया था। जैसे 7वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 1980 में, 9वीं लोकसभा चुनाव 1989 में, 11वीं लोकसभा चुनाव 1996 में, 13वीं लोकसभा चुनाव 1999 में और 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हुई थी। और अब जो होने वाली है 2024 में, ये 18वीं लोकसभा चुनाव है। तो इतना याद रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये याद ही नहीं रहेगा कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है वो कौन सा लोकसभा चुनाव होगा। आगे है कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला, यानी नेशनल कैपिटल रीजन का जो दर्जा दिया गया वो 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिया गया। और इसी के तहत विधानसभा एवं विधान परिषद भी प्रदान की गई दिल्ली को, अर्थात दिल्ली को अब विधानसभा दी गई और एक विधान परिषद। इट मीन्स कि 1990 से पहले दिल्ली में किसी भी प्रकार का मुख्यमंत्री जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, केवल यूनियन टेरिटरीज रहता था। लेकिन 69वें संविधान संशोधन के द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया और विधानसभा और विधान परिषद भी तैयार की गई। और वहीं 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बार शामिल होती है, यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो 1992 के बाद, यानी कि 70वें संविधान संशोधन के बाद दिल्ली भी विधानसभा शामिल हो गई राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस वाद में दी गई। तो ध्यान देना, केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 में आया था, लेकिन कई बार होता है कि 1973 वाला ऑप्शन न देके दूसरा ऑप्शन दिया था मिनर्वा मिल्स वाद 1980, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने निर्णयों में यह बताया कि भाई ये आधारभूत ढांचे की संकल्पना है। जैसे बहुत सारे अधिकारों को उसने आधारभूत ढांचे में शामिल करते जा रही है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके कोई संशोधन नहीं कर सकती। तो पहली बार इसका कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती में आया, दूसरी बार इसका कॉन्सेप्ट मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आया। मान लीजिए अगर आपको 1973 वाला ऑप्शन न दे तो आपको प्रश्न नहीं छोड़ना है, बल्कि मिनर्वा मिल्स अगर दिखता है तो उस पर टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ध्यान देना कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना और संवर्धन करना ये आपका मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रगान का सम्मान करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। लेकिन आर्टिकल 49 के तहत राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना यह राज्य के कर्तव्य में आता है, अर्थात डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ये आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अब अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसने राष्ट्रपति पद धारण करने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया। तो आप देखोगे कि आर वेंकटरमन उपराष्ट्रपति भी थे, उसके बाद राष्ट्रपति बनते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये उपराष्ट्रपति पद पर भी थे और राष्ट्रपति भी बनते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति बने। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी जी कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि वो लोकसभा के अध्यक्ष बने थे और उसके बाद डायरेक्ट वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। और ये पहले लोकसभा स्पीकर थे, मतलब पहले का मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले वो लोकसभा स्पीकर थे, उपराष्ट्रपति नहीं बने थे कभी। नेक्स्ट प्रश्न इसमें, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत इसे जोड़ा गया और इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, 2 या अधिक यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, जिसको हम लोग जेपीएससी बोलेंगे। ये झारखंड पीएससी नहीं है, बल्कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन ये कब तैयार किया जा सकता है, तो इस संबंधित राज्य विधानमंडलों के आग्रह पर संसद के द्वारा अधिनियम बनाकर तय किया जा सकता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल चाहते हैं कि उनके लिए कोई ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन तैयार कर दिया जाए, तो संसद ऐसा कर सकती है, लेकिन अधिनियम बना के, कानून बना के। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि दलीय संबद्धता और ट्रेड यूनियन, यानी कि कुछ जो है कि ट्रेड यूनियन होते हैं वो किस पार्टी से संबंधित है, यह पूछा जाता है। भारतीय मजदूर संघ की बात करेंगे तो ये बीजेपी से संबंधित है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है ये। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये सीपीआई-एम का है, यूनाइटेड वाला। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये सीपीआई का है। तो दोनों ही आपको सीपीआई और सीपीआई-एम का याद रखना है। अब यहाँ पे क्रमानुसार संविधान में वर्णित, जैसे भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता के बारे में प्रावधान है। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी कहा गया है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। और इस मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, अगर ये आपको पता हो तो 42वें जो संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया है। और लास्ट प्रश्न इसका है कि गोवा की अगर हम
विधानसभा सीट की बात करेंगे तो 40 विधानसभा सीट है, उत्तराखंड की बात करेंगे तो 70 विधानसभा सीट है, मणिपुर की बात करेंगे तो 60 विधानसभा सीट है, और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 403 विधानसभा सीट है, जो पूरे देश में सबसे अधिक विधानसभा सीट इसी के पास है। अब हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर 2021 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों तो लाइक कर देना साथ में, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इस पीडीएफ को आप बाई करना चाहते हो बहुत ही कम प्राइस पे, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके वहां से बाकी डिटेल्स भी ले सकते हो, और अदर सब्जेक्ट की भी आप डिटेल्स ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे दिया गया, आप वहां पर मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर प्री 2021 का हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण के संदर्भ में सत्य कथन की बात कर रहा है। तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जिस वर्ष भी चुनाव होता है, जैसे 2024 में चुनाव होगा और मई में डिसीजन आ जाएगा कि कौन सरकार बना रहा है, तो मई में जब निर्णय आ जाएगा तो मई में पहला जो सत्र चलेगा तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संयुक्त बैठक में भाषण देंगे राष्ट्रपति जी। फिर अगले 2025 से लेकर 2029 तक प्रत्येक वर्ष जो पहला सेशन चलता है, जिसे हम लोग बजट सत्र कहते हैं, उसमें भी जाकर भाषण देते हैं प्रत्येक वर्ष। तो ये स्टेटमेंट सही है। और राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है कि मैंने किस कारण से आप लोगों को बुलाया है, और ये प्रावधान आपको आर्टिकल नंबर 87 में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है। तो भाई नेक्स्ट में क्या लिखा है, निम्न में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, यह मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह भी मूल कर्तव्य है। संविधान का पालन एवं आदर्शों का सम्मान करना, यह भी मूल कर्तव्य है। आम चुनाव में मतदान करना, यह हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। मतदान करने को कई बार आयोग ने क्या पूछ लिया है कि कभी वैधानिक अधिकार मानता है और कभी संवैधानिक अधिकार भी, क्योंकि मतदान करना दोस्तों ये आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 326 के अंतर्गत। निर्वाचन आयोग का जब प्रावधान पढ़ोगे तो वहां पे आर्टिकल नंबर 326 में लिखा गया वयस्क मताधिकार, अर्थात जो व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है वो मतदान करने का अधिकार स्वतः प्राप्त कर लेगा। तो ये संवैधानिक अधिकार भी हो सकता है और वैधानिक, दोनों ही माना जाएगा। यहां पर हम कथन की बात करेंगे तो भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही। राज्यसभा के प्रति नहीं होगी। और कारण क्या है, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। कई बार ऐसा होता है कि हम राज्यसभा के कुछ सदस्यों को केंद्रीय सरकार में उनको मंत्रिमंडल के रूप में शामिल कर लेते हैं। तो चाहे वो लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से, दोनों ही सदन से आप मंत्री बना सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रावधान और उनके स्रोत पूछे गए। जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, यानी जो शक्तियां केंद्र को प्राप्त हैं, बची हुई शक्तियां जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची में नहीं होती हैं, तो वो कनाडा से लिया गया है। और समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक का प्रावधान? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है शून्य काल के बारे में बताइए। तो प्रश्न काल के ठीक पश्चात का जो काल होता है, दोपहर 12 बजे से 1 बजे के समय का, उसे हम शून्य काल कहते हैं। और इस दौरान सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाती है सदन में। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 266 में आकस्मिकता निधि का प्रावधान देखने को मिलता है। यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और देश की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इस निधि से धन उपलब्ध कराया जाता है। और एक दूसरी आप क्या पढ़ते हो, अगर आपने देखा होगा, और दूसरी होती है आर्टिकल नंबर 266 में ही भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि। जबकि आर्टिकल नंबर 267 में क्या होती है, तो होती है लोक लेखा निधि, जिसमें लोगों के पब्लिक के फंड वगैरह के पैसे या इन्वेस्टमेंट के पैसे उसमें रहते हैं। नेक्स्ट है आप देखेंगे, ये भी प्रश्न देखिए पूछा गया था इस बार आरओ में भी, कि प्रस्तावना में जो संघीय शब्द है ये उल्लेखित नहीं है। कौन प्रस्तावना में संघीय शब्द उल्लेखित नहीं है? तो क्या है सही क्रम? अगर हम बात करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ध्यान देना कि प्रस्तावना में कहीं पर भी संघ या संघीय शब्द नहीं है, बल्कि आर्टिकल नंबर 1 में संघ अर्थात यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन करके ये वर्ड नहीं होना चाहिए, संघ वर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब प्रस्तावना में तो संघीय शब्द यूज ही नहीं है। बी.आर. मेहता समिति 57 में गठित की गई थी, जिसने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की गई थी 3 स्तर पे। अशोक मेहता समिति की बात करेंगे 77 में, तो ये 2 स्तरीय पंचायत की बात की गई थी। जी.के.वी. राव या जी.वी.के. राव की बात करेंगे तो ये 1985 में गठित हुई। और एलएम सिंघवी की बात करेंगे तो 1986 में गठित हुई थी और इसने संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। और इसके बाद पी.के. थुंगन साहब की जो है कि जो कमेटी गठित हुई थी पी.के. थुंगन की, वो 1988 में गठित हुई थी। आगे देखते हैं
न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का जो पृथक्करण है ये आर्टिकल नंबर 50 में देखने को मिलता है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन करने के लिए आर्टिकल नंबर 43B में आपको देखा जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान आर्टिकल नंबर 40 में मिलेगा। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के शैक्षणिक और आर्थिक हितों के लिए हम आर्टिकल नंबर 46 को देखते हैं। और ये चारों ही प्रावधान आपके डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, तो ये मिलान करने के लिए दिया हुआ था। उसी तरीके से कुछ संवैधानिक संशोधनों को भी मिलान करने के लिए दिया गया। जैसे 101वां संवैधानिक संशोधन जो 2016 में होता है वो जीएसटी से संबंधित होता है, और जिसके बाद 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू कर दिया जाता है। 102वां संवैधानिक संशोधन 2018 में ओबीसी कमीशन बनाया जाता है, और जिसके लिए प्रावधान क्या दिया जाता है, 338 बी दे दिया जाता है आर्टिकल में। 103वां संवैधानिक संशोधन 2019 की बात करेंगे तो ये ईडब्ल्यू आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो होता है ये आर्थिक आधार पर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर 15(6) और आर्टिकल नंबर 16(6) को जोड़ा जाता है। 104वां संवैधानिक संशोधन जो कि एंग्लो सीट को समाप्त करता है लोकसभा और राज्य विधानसभा से, जो एंग्लो इंडियन समुदाय की जो सीटें सुरक्षित थी उसको समाप्त कर दिया गया। और 106वां संविधान संशोधन 2023 में जो लेटेस्ट आया था ये महिला आरक्षण पर आता है, नारी शक्ति वंदन, जिसमें 33% आरक्षण देने की बात की गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यूपी के राज्य लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो यूपी के विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है अधिनियम बनाकर। कैसे किया जा सकता है? यूपी विधानमंडल के द्वारा यानी कि विधानसभा के द्वारा या विधान परिषद के द्वारा अधिनियम बना के। संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किसकी? कैग के प्रतिवेदन की, यानी कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट आती है राष्ट्रपति के पास, और फिर राष्ट्रपति उसे सदन के समक्ष रखवाता है। तो लोकसभा में जब उसे रखवाता है तो लोक लेखा समिति जो कि 22 सदस्यीय होती है, जिसमें 15 लोग लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं, ये कैग की रिपोर्ट का जो है कि ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण करती है। उसके बाद आप देखोगे राज्य और यहाँ पे इनका गठन वर्ष की बात की जा रही है। तो राज्य और गठन वर्ष की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे गोवा की बात करें तो 30 मई 1987 को जो है कि गठित होता है। तेलंगाना की बात करेंगे तो 2 जून 2014 को गठित होता है। झारखंड की बात करेंगे 15 नवंबर 2000 को गठित होता है, ये बिहार से निकलता है। और हरियाणा की बात करेंगे तो 1 नवंबर 1966 को यह गठित हो जाता है। मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 के द्वारा यह की गई थी। कौन से संशोधन के द्वारा? 1989 के द्वारा। नेक्स्ट है आपका किस समिति की सिफारिश पर पहली बार अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई? हालांकि इसके लिए जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 263 में बहुत पहले से दिया हुआ है, लेकिन सरकारिया कमेटी, ध्यान देना कि सरकारिया कमेटी की सिफारिश के पश्चात 1983 में जो है कि गठित जो सरकारिया कमेटी थी इसके गठन मतलब इसकी सिफारिश के पश्चात ही अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई। और कब की गई? 1990 में, जब वीपी सिंह की सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब गठित किया गया था। नेक्स्ट है आपका सिविल सेवा में सुधार करने हेतु एक पीसी होता समिति का गठन किया गया है, और यह समिति किस वर्ष गठित की गई थी? तो 3 फरवरी 2004 को, और ये यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इनके नेतृत्व में, पीसी होता जी के नेतृत्व में सिविल सेवा में सुधार करने के लिए जो भी किए जा सकते हैं उस पर जो है कि ये गठित की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान देना इस चीज को कि राष्ट्रपति ही हटाएगा आपके राज्य लोक सेवा आयोग, अर्थात यूपीपीसीएस के जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं उनको कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। और ये प्रावधान आर्टिकल नंबर 317 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत के प्रथम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे, यानी प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और भारत की पहली महिला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थी? रमा देवी जी थी। किसने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह स्टेटमेंट प्रयोग किया है। तो मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता बताया इन्होंने। नेक्स्ट है आपका कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहली बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? जैसे साधारण विधेयक जो है कि आप राज्यसभा में भी ला सकते हो, लोकसभा में भी ला सकते हो। राज्य पुनर्गठन विधेयक ये लोकसभा या राज्यसभा दोनों में ला सकते हो। वहीं संवैधानिक संशोधन विधेयक की बात करेंगे तो आप इसको देखोगे ये भी लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है, परंतु धन विधेयक की मैं बात करूं तो केवल लोकसभा में ही यह लाया जा सकता है, इसको राज्यसभा में पहली बार उपस्थित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे कुछ वाद हैं जिनके कालक्रम की बात करें तो गोलकनाथ का वाद आया था 1967 में। 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 में आता है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में। केशवानंद भारती केस आता है 1973 में। 42वां संवैधानिक संशोधन आता है 1976 में। और इसके बाद आप देखोगे मिनर्वा मिल्स का एक केस आता है 1980 में, और 1978 में एक केस आता है जिसको हम लोग कहते हैं मेनका गांधी केस। अब यहाँ पे राज्य है और राज्य
के राज्यसभा में प्रतिनिधियों की बात की जा रही है तो राजस्थान से राज्यसभा में कितनी सीटें आती है? 10 सीटें आती हैं। गुजरात से कितनी आती है? तो 11 सीटें आती हैं। कर्नाटक से 12 सीटें आती हैं। पंजाब से 7 सीटें आती हैं और यूपी से 31 सीटें। सर्वाधिक यहीं से यूपी से मतलब सीटें आती है राज्यसभा में सर्वाधिक 31। और लोकसभा की बात करेंगे तो मैंने ऊपर ही बताया था कि 80 सीटें आती हैं। और यूपी की राज्य विधानसभा सीट कितनी है? तो 403, जो किसी भी राज्य की सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। तो यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया 2021, 22 और 23 के पेपर को। और अब हम लोग देखेंगे प्री 2020 के पेपर को। तो देखिए एक ही जगह हम लोग पिछले 9 साल का पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आप पॉलिटिकल यानी कि इंडियन पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं उसको भी समझ रहे होंगे, उससे जो कंफ्यूजिंग वाले जो स्टेटमेंट होते हैं उनको भी आप समझ पा रहे होंगे, और जिससे आगामी परीक्षा में आपके इन प्रश्नों की कोई गलती होने की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 20 से 22 प्रश्न आएंगे और किसी भी कीमत पे गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटी के प्रश्न बहुत ईजी आते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रीलिम्स 2020 के प्रश्न को। जैसे पहला प्रश्न है कि आर्टिकल नंबर 371 इया के अंतर्गत किसे विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो हैदराबाद और कर्नाटक को प्रदान की गई है, जिसमें राष्ट्रपति कर्नाटक के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व का निश्चित भी कर सकते हैं कि आपको कुछ विशेष दायित्वों का निर्वहन भी करना होगा, तो ये भी कर सकते हैं। और किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था वर्णित है? यह भी प्रश्न आया था 2020 में। तो भाग 9 में वर्णित है, जो कि 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, जो कि 1992 में हुआ था, 243 से लेकर 243 अड़ तक इस प्रावधान को सम्मिलित किया गया पंचायती राज के लिए। अगला प्रश्न इसमें क्या बात करेंगे हम लोग कि भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था में जो तीसरा तल था यानी कि जो तीसरा हिस्सा आता है वो कब जोड़ा जाता है? 73वें संवैधानिक संशोधन और 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा यह प्रावधान था, जिसके तहत ये जोड़ा गया। अनुच्छेद 3 की बात करेंगे तो इसके तहत संसद की एक कानून द्वारा कौन सी चीज संभव नहीं है? तो देखिए नए राज्यों का गठन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता है, बिल्कुल सही कर सकता है। और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, यह भी कर सकता है। लेकिन नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करना ये आर्टिकल नंबर 2 में आता है। कैसे? मैंने कहा क्योंकि देखो गठन का मतलब होता है कि जो राज्य भारत में पहले से गठित है उनको तोड़ के एक नया राज्य बनाना। जैसे उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ बना एमपी से, आंध्र प्रदेश से बना तेलंगाना, तो इसमें आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग किया गया। लेकिन अभी आपने सुना होगा 3 बीघा गलियारा का, जिसमें बांग्लादेश के कुछ लगभग 50 गांव भारत में आते हैं और भारत के लगभग 101 गांव कहां चले जाते हैं? पश्चिम बंगाल में चले जाते, मतलब बांग्लादेश में चले जाते हैं। तो ऐसे में जब भारत किसी नए राज्य का मतलब ऑक्युपाइड करता है या किसी नए क्षेत्र को, और जब उसको राज्य का दर्जा बनाना होता है तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 2 का प्रयोग करता है, जिसे हम कह सकते हैं भारत के बाहर से कोई नई भूमि या नया क्षेत्र भारत में आता है। तो ये आर्टिकल नंबर 2 में आता है, न कि 3 में आता है। नेक्स्ट आप देखोगे कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? तो देखो हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ध्यान देना इन तीनों को हटाने में संसद की भूमिका होती है, जबकि यूपीएससी के अध्यक्ष हेतु नहीं। अब ऐसा क्यों लिखा है तो समझिएगा, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को अगर हटाना है तो इसके लिए क्या प्रावधान दिया गया संविधान में कि साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाना है तो यही प्रोविजन लगेगा, यानी दोनों सदन उसमें इंक्लूड होगा, अर्थात संसद की भूमिका। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग को हटाने के लिए कहा गया कि जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान जो प्रक्रिया वही लगेगी, अर्थात दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए। परंतु यूपीएससी के अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटाते हैं, लेकिन उसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। उसमें जो है कि संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये प्रश्न आपका ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट है पंचायतों के लिए सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 243 के अंतर्गत आता है। राज्य निर्वाचन आयोग करता है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे अंतरराज्यीय परिषद की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 263 के अंतर्गत आता है, जो कि भाग 11 में है। वित्त आयोग की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 280 में आता है, जो कि भाग 12 में है, क्योंकि भाग 11 में वित्त न होके विधायी और प्रशासनिक संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच में, लेकिन भाग 12 में क्या है? पूरी तरीके से वित्त संबंध है, संपत्ति संबंध है, संविदा संबंध है, ये सभी संबंध इसी में होते हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 323 के मतलब क, और ये भाग 14 अ में जोड़ा गया है, भाग 14 क कह दीजिए। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की बात करेंगे तो अनुच्छेद 315 अर्थात भाग कौन सा हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसी तरीके से हम सीवीसी की बात करेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो वर्णन है 1964 में इसे गठित किया गया था संथानम समिति की सिफारिश पर, लेकिन सीवीसी का गठन किया गया और 2004 में इसे सांविधिक दर्जा दे दिया गया, अर्थात संसद द्वारा अधिनियम बना के इसे सांविधिक दर्जा दे दिया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसे स्टैब्लिश कर दिया गया। लेकिन इसको संथानम समिति की रिपोर्ट पर या सिफारिश पर 1964 में ही गठित कर लिया गया था।
फिर यहाँ पे बात करेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक आयोग है और इसका गठन जनवरी 1992 में किया गया था, अर्थात संसद के अधिनियमों के द्वारा इसका गठन किया गया। और वो अधिनियम क्या था, राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990 था, जिसके तहत एक अधिनियम बना के 1992 में इसे गठित किया गया, इसलिए सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था का मतलब होता है जब संसद अपने अधिनियम और कानूनों के माध्यम से किसी नई संस्था को स्टैब्लिश करती है। लेकिन संवैधानिक संस्था क्या होती है, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी संविधान के अनुच्छेदों में वर्णन होता है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 324 हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 124 हो गया, या फिर आप यूपीएससी को देख सकते हो तो आर्टिकल नंबर 315 हो गया। तो ये सभी संवैधानिक संस्थाएं होती है, इनके लिए संसद का अधिनियम कोई काम नहीं करता है। इज इट क्लियर हो गया। और यहाँ पे कई बार पूछा था महिला आयोगों के अध्यक्ष के बारे में, तो जो पहले आयोग की अध्यक्ष थी 1992 में वो जयंती पटनायक थी। दूसरे आयोग की जो अध्यक्ष थी 1995 में वो मोहिनी गिरी थी। और छठे आयोग की बात करेंगे तो ममता शर्मा जी थी। सातवें आयोग 2014 में बात करेंगे तो ललिता कुमार मंगलम थी। और आठवां आयोग जो वर्तमान में चल रहा है 2018 से, उसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा। कौन है उसकी अध्यक्ष? रेखा शर्मा। तो इसको याद रख लेना। और विमेन कमीशन का अध्यक्ष हमेशा महिला ही बनती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि भाग 4A यानी कि भाग 4A में मूल कर्तव्य दिया गया जो कि अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत वर्णित है। भाग 6 में क्या किया गया? राज्य की बात की गई, जबकि भाग 5 में संघ की बात की गई है। और संघ का ही एक पदाधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल नंबर 76 में। तो इसे भी हम भाग 5 में ही काउंट करेंगे। और भाग 14 की बात करेंगे तो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं होती है, यूपीएससी होती है, या स्टेट पीसीएस सिविल सर्विसेज होती हैं, इनके बारे में बात की गई है भाग 14 में। और भाग 14 क में क्या किया गया? अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल की बात की गई है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? अर्थात प्राक्कलन समिति, जिसको हम लोग ऑडिटिंग तो नहीं कहेंगे, एस्टिमेट कमेटी कहते हैं, जिसकी संख्या टोटल 30 होती है और सभी सदस्य लोकसभा से ही लिए जाते हैं। इसका अन्य नाम होता है स्थायी मितव्ययिता समिति भी, और इंग्लिश में इसको एस्टिमेट कमेटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद आपके 5 से 11 तक देखने को मिलेंगे। और भारत में हमारी एकल नागरिकता का प्रावधान है, और जो कि भाग 2 में वर्णित है। फिर यहाँ पे कथन और कारण की बात करें तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में बिल्कुल जैसे जैसे भारतीय राजनीति में आवश्यकता और समाज की अनुरूपता के अनुसार हम क्या करते हैं? संशोधन। तो संशोधन ही सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आज वर्तमान भारतीय संविधान में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कुल 106 संवैधानिक संशोधन किए जा चुके हैं जो समय की मांग के अनुसार हैं। ठीक है। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली भी मौजूद है, परंपरागत शैली भी मौजूद है, और संत शैली भी, यानी यहाँ पे हम संतों की भी बात को रखते हैं। तो दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 12 हो सकती है। इसके बारे में समझ लेते हैं। जब 91 यानी कि 91 अमेंडमेंट 2003 लाया गया तो इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 75 के तहत और अनुच्छेद 164 के तहत क्रमशः, यानी अनुच्छेद 75 का मतलब केंद्रीय संविधान, मतलब केंद्रीय जो है कि सरकार रहेगी, और जो 164 है जिसमें राज्य विधानसभा की सरकार होगी। तो प्रधानमंत्री के सहित लोकसभा में आप 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं रख सकते। इसी तरीके से राज्य में सीएम के सहित जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके सहित विधानसभा में कुल 15% से अधिक जो है कि मंत्री नहीं रख सकते हो। लेकिन ये प्रतिशत में, और कहीं ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आप जब 15% लगाओगे तो हो सकता है 10 से कम प्रधानमंत्री बने, मतलब 10 से कम मंत्री बनेंगे। तो ऐसे में क्या किया जाएगा कि न्यूनतम 12 मंत्री तो होने ही चाहिए। कितने मंत्री होने चाहिए मंत्रिपरिषद में? 12 मंत्री न्यूनतम होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया केशवानंद भारतीवाद में 1973। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो 1980 का मिलेगा, मिनर्वा मिल्स केस मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं, इनका प्रावधान जो है कि मिलान करना है। जैसे आर्टिकल नंबर 39A तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जान सकते हो। आर्टिकल नंबर 40 की बात करेंगे तो ग्राम पंचायतों के संगठन या ग्राम पंचायतों गठन के बारे में बात कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 44 तो समान नागरिक संहिता की बात कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित होगा। और आर्टिकल नंबर 50 न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच पृथककरण की बात की जाती है। और ये सारे प्रावधान आपको कहाँ मिलेंगे? डीपीएसपी के अंतर्गत मिलेंगे।
अच्छा, जो लोग आज इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हो या हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो उनको बताना चाहूंगा कि घटना चक्र पूर्वालोकन के शॉर्ट नोट्स की भी हम लोग सीरीज चलाते हैं, जो आप वीडियो जाके देख सकते हो। उसकी भी पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, सब कुछ आप उसकी जानकारी देख सकते हो, क्योंकि आरओ यारो में सीधे सीधे वहां से प्रश्न लगभग 55+ पूछे गए थे और यूपी पीसीएस में 70+ प्रश्नों के चांसेस रहेंगे। तो बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा, आराम से आप घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज को आप देख सकते हो। उसके शॉर्ट नोट्स हमारी टीम के द्वारा तैयार कर दिए गए थे। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे दोबारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सत्य कथन की बात की जा रही है। तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, यानी योग्य होगा। अर्थात कहां के? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लिए। महान्यायवादी इतना ही पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित किया जाएगा, संसद के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं और इनके लिए संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल नंबर 76 में कहा गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक व्यवस्था किस कहा जाता है? बिल्कुल से केसी वियर ने कहा भी है, क्योंकि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, यह भी बात सही है। किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो सामान्य विधेयक और वित्तीय विधेयक जो आर्टिकल नंबर 117 के तहत आते हैं, तो सामान्य विधेयक और वित्तीय विधेयक पे अगर किसी भी प्रकार का गतिरोध है लोकसभा और राज्यसभा को लेकर, तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति आहूत कर सकते हैं 108 आर्टिकल के तहत, और आर्टिकल नंबर 118 के तहत लोकसभा स्पीकर उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। लेकिन धन विधेयक या संवैधानिक संशोधन विधेयक पे कोई गतिरोध होता है तो वो विधेयक समाप्त हो जाता है, उस पर किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक लागू नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 61 की बात करेंगे तो इसमें राष्ट्रपति का महाभियोग की बात होती है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए आप महाभियोग प्रक्रिया इसमें वर्णित है। वहीं आर्टिकल नंबर 67B की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 94 तो लोकसभा स्पीकर को हटाने की बात होती है, और आर्टिकल नंबर 90 तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रावधान होता है। तो ये प्रमुख आर्टिकल हैं जो प्रमुख हमारे जो संवैधानिक पद हैं उनको हटाने की बात की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका, संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की गई। 24 जनवरी 1950 को 3 घटनाएं होती हैं, एक तो राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। तो 24 जनवरी 1950 को ये 3 प्रमुख काम होते हैं और राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये हो गया 2020 का। अब हम लोग करेंगे 2019 का पेपर। तो चलिए 2019 का हम लोग देखते हैं। वीडियो देखिए थोड़ी सी लंबी हो सकता है कि 1.5 से पौने 2 घंटे की पूरी क्लास होगी, लेकिन एक ही क्लास में हम लोग पूरे कंप्लीट जो है कि पॉलिटी के हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से जैसे 2 से 3 दिन में मैं आगे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के मिक्स करके पूरी कंप्लीट कर लूंगा, तो उसकी भी क्लास आपको दूंगा। यानी हर 2 से 3 दिन में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हैंड रिटन नोट्स तैयार हो जाए। आप उसकी पीडीएफ को भी परचेस कर लीजिए आराम से, वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, और साथ में उसकी हर दूसरे तीसरे दिन पे मैं क्लास भी लेकर आते रहूंगा जैसे जैसे उसके नोट्स तैयार होते जाएंगे। क्योंकि इस समय YouTube पे इतना सारा काम है मेरे लिए कि मैं बता नहीं सकता कितना बिजी शेड्यूल चल रहा है। आपको मैपिंग की क्लास देनी है, विजन आईएएस की क्लासेस देनी है, शॉर्ट नोट्स की क्लासेस देनी है, पीवाईक्यू की क्लासेस देनी है, टेस्ट पेपर की क्लास करनी है, खुद की सर्विस भी करनी है दोस्तों, बहुत सारा वर्कलोड है। तो इसलिए कोशिश रहेगी कि हर 2 से 3 दिन में आपको एक एक सब्जेक्ट का पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट दे सकूं। इसीलिए पॉलिटी की मैंने शुरुआत की थी आधे लगभग 3-4 दिन पहले हो गया होगा, 1 हफ्ता, लेकिन आज जब ये कंप्लीट हो गया तो मैंने इसकी आज ही तुरंत इसकी क्लास भी बना दी, ताकि पॉलिटी को कम से कम आप रिवीजन करते रहिएगा और फिर ज्योग्राफी आएगा, हिस्ट्री आएगा, एनवायरमेंट आएगा, तो इस तरीके से आपका मैक्सिमम जो है कि जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो देखते हैं किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग किया गया था और कैग का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया था। तो ये 1976 में ऐसा काम किया गया था पहली बार। और कैग के मुख्य कार्य क्या है? तो भारत की जो संचित निधि है आर्टिकल नंबर 266, राज्य की जो संचित निधि है आर्टिकल नंबर 266, विधानसभा वाली यूनियन टेरिटरीज के सभी व्यय संबंधी लेखाओं का लेखा परीक्षा करना अर्थात ऑडिटिंग करना, ये सारा काम होता है। हालांकि जो कैग के द्वारा भारत की संचित निधि की जो ऑडिटिंग की जाती है, रिपोर्टिंग, वो तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे दी जाती है और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पे रखवाता है, जहां पे लोक लेखा समिति जो होती है वो इसका समीक्षा करती है। और अगर राज्यों की बात की जाएगी तो राज्यों की जो संचित निधि की जो रिपोर्टिंग होती है, ऑडिटिंग होती है, वो राज्यपाल को दे दी जाती है और राज्यपाल क्या करता है, फिर उसको अपने पटल पर रखवाता है विधानसभा के। आगे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था, क्योंकि ये मानते थे कि औद्योगिकरण के विरोधी थे, क्योंकि इससे क्या होगा, जो ग्रामीण स्तर की जो हथकरघा बुनकरों का जो उद्योग है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा।
अब यहाँ देखते हैं हम कथन की बात करें तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। अल्पसंख्यक वर्ग क्या है, शब्द को परिभाषित किया जाता है क्या, तो हम कहेंगे नहीं। आर्टिकल नंबर 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। ध्यान देना, भाषाई और धार्मिक, इसके अलावा और किसी भी आधार पर आप अल्पसंख्यक नहीं माने जाओगे। तो दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन व्याख्या यहाँ पे सही नहीं करता। अगले पॉइंट को देखते हैं, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं, बिल्कुल नहीं है। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि अगर राज्य चाहेंगे तो वो अमेरिका के संघ से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी राज्यों का तो हम विनाश कर सकते हैं लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता। और ये बातें अनुच्छेद नंबर 1 में वर्णित है, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका, यहां पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात करें तो ये राज्य सूची का विषय, जिसमें वर्तमान में 61 विषय शामिल है। राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है ये 4थी अनुसूची में वर्णित है। दल बदल अधिनियम ये आपके 10वीं अनुसूची में वर्णित है। जनगणना की बात करेंगे तो संघ सूची में वर्णित है, जिसमें 100 विषय वर्तमान में है। और समवर्ती सूची में कितने विषय, 52 विषय हैं। अगर हम दल बदल अधिनियम की बात करें तो ये 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 में, जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय ये प्रावधान लाया गया था। अगला पॉइंट है, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, जो कि 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, जबकि 12वीं अनुसूची जो शहरी नगर निकाय होते हैं, शहरी नगर पालिकाएं होती हैं, नगर निगम, उनसे संबंधित है। आगे देखें, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के संबंध में सत्य कथन की बात करिए तो प्रधानमंत्री सचिवालय वर्ष 1947 में गठित किया गया था, जिसे 1977 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा पीएमओ नाम से जाना गया। अर्थात कि प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में तो 1947 में गठित हुआ था, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा 1977 में, और इसको प्रधानमंत्री ऑफिस यानी कि पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय कहा गया। और इसका राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, यानी कि जो पॉलिटिकल रूप से जो पावर रखने वाला व्यक्ति होता है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पे प्रधान सचिव इसका जो है कि प्रमुख होता है, प्रधान सचिव। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची के प्रावधान है वो किस राज्य पर लागू होते हैं, तो अत्रि में इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, और ये सभी जनजातीय क्षेत्रों यानी कि ट्राइबल एरिया से संबंधित है। जबकि 5th अनुसूची किससे संबंधित होती है, तो शेड्यूल एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित होती है। अब यहाँ पे जो आपकी आर्टिकल नंबर 32 में वर्णित है रिट होती है, उनके बारे में अंग्रेजी में भी पूछ लिया जाता है, इंग्लिश में प्रावधान। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहते हैं, टू हैव दी बॉडी, यानी हमें जो है कि सशरीर व्यक्ति चाहिए। परमादेश का मतलब होता है वी कमांड, यानी हमने कमांड दी है। प्रतिषेध का मतलब होता है टू फॉरबिड, यानी मना किया गया है। अधिकार परीक्षा का होता है वाई व्हाट अथॉरिटी ऑफ वारंट, यानी आप किस अथॉरिटी के द्वारा बैठे हो यहाँ पे। और उत्प्रेषण का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, यानी यहाँ पर सर्टिफाइड कर दिया जाता है। तो ये इंग्लिश में भी इसके पूछे जाते हैं प्रश्न। फिर यहां देखोगे कि धन विधेयक भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 110 में तो ये परिभाषित किया गया है, और आर्टिकल नंबर 109 में इसकी प्रक्रिया दी गई है कि किस प्रकार से आप धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हो। तो जरा अगर हम बात करें कि कर लगाना या कर को समाप्त करना या कर को परिवर्तित करना या उसको रेगुलेट करना, उधार लेना या संचित निधि और आकस्मिक निधि से धन निकालना या संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, ये सभी चीजें जो है कि अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं। तो ये परिभाषित करता है। और धन विधेयक निर्धारण कौन करता है, लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण लोकसभा स्पीकर करेगा और उसका यह निर्णय अंतिम माना जाता है। उसके खिलाफ आप चुनौती नहीं दे सकते, और ये चीज उसके पास जो शक्ति है आर्टिकल नंबर 110(3) के तहत है। वहीं राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, और ये बात आर्टिकल नंबर 117 के अंतर्गत कही गई है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म या मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। तो 21 दिन के अंदर, अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे 21 दिन के अंदर पंजीकृत कराना होता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे भी 21 दिन के अंदर पंजीकृत कराना होता है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा करना, ये जो प्रावधान है ये DPSP में भी पाए जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी, जो कि DPSP में आर्टिकल नंबर 48A के तहत पाए थे, और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये पाए जाते हैं। हालांकि इसको 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा मूल
कर्तव्य और डीपीएसपी दोनों में जोड़े गए थे। और ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं कई बार, आप देखोगे ऊपर हमने इस सारे प्रश्नों को पढ़ लिया, तो आप देख पा रहे होगे कि लगभग 10-12 टॉपिक ऐसे जहां से बार बार प्रश्न घूमते फिरते दिख रहे हैं। जैसे आपके संसद की कार्यप्रणाली के बारे में पूछ ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है, पंचायतों के बारे में पूछ रहा है और मूल अधिकार के बारे में पूछ रहा है। ये जो 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से बार बार प्रश्नों को जो है कि घुमाया फिराया जा रहा है। फिर देखते हैं पंचायतों के संदर्भ में सत्य कथन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 243 में क्या कहा गया कि पंचायतों के 3 स्तर वर्णित किए गए हैं। जैसे एक ग्राम स्तर होता है, एक मध्यवर्ती स्तर होता है, एक जिला स्तर होता है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि मध्यवर्ती स्तर की स्थापना वहीं पर होगी जिन राज्यों में 20 लाख से अधिक जनसंख्या होगी। अब जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जहां पे 20 लाख से कम जनसंख्या है, वहां पर केवल ग्राम स्तर और जिला स्तर ही प्रावधान होता है, मध्यवर्ती का स्तर कोई भी नहीं होता है। वहीं अगर हम आर्टिकल नंबर 243D या 243 घ, क्योंकि ये तो 243B था, ठीक है, पंचायतों की जो संरचना के बारे में बात हो रही थी, और 243D में आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए, जिसमें कहा गया कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा और इसमें राज्य क्या कर सकते हैं, इसकी वृद्धि तो कर सकते हैं लेकिन इसकी कटौती नहीं कर सकते। राज्य चाहे तो महिलाओं को पंचायती स्तर पे 50% यानी 1/2 भी आरक्षण दे सकते हैं, जैसे बिहार वगैरह जैसे राज्यों ने दिया भी है, लेकिन वो इसको कटौती नहीं कर सकते क्योंकि संवैधानिक प्रावधान है। हालांकि सुप्रीम मतलब कि जो SC ST है, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 1/3 मिलता है, लेकिन उनकी जनसंख्या के आधार पर मिलता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ये नामक सामाजिक जो आंदोलन है, ये किससे संबंधित है, तो ये RTI अधिनियम से है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1987। MKSS यानी कि मजदूर किसान संगठन को 1987 में स्टैब्लिश किया गया था और ये राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना के अधिकार से संबंधित है। किसने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा, तो केसी वियर ने कहा था। अब यहाँ पे कुछ घटनाएं हैं, उनके काल अनुक्रम को लगाना है, आपको सेट करना है। जैसे महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया, तो 26 अक्टूबर 1947 को किया। भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित कब किया, जब जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय किया था 26 अक्टूबर 1947 को, तो उसका अनुमोदन कब किया, 11 नवंबर 1957 को। और जम्मू कश्मीर राज्य का एक नया संविधान कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। अब यहां पर बात करेंगे कथन और कारण की, तो यहां पर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है यानी कि कस्टोडियन है, गार्जियन है, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या कहता है कि केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की अनन्य अधिकारिता है। अब यहां पर ध्यान देना कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत आर्टिकल नंबर 131A को जोड़ा गया था और कहा गया था कि हाँ, यहाँ पे जो है कि इसकी संवैधानिक मतलब कि वैधता है, अनन्य अधिकारिता, अर्थात कि इस पे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई केस नहीं कर सकते, केवल सुप्रीम कोर्ट ही केंद्रीय विधियों को जो है कि क्या करेगा, रिजेक्ट कर सकता है। और वहीं 43वें संवैधानिक संशोधन 1977 के द्वारा क्या किया गया, इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया। हालांकि आयोग ने इसे सही मान लिया है, तो A और R दोनों ही सही है, फिर भी आयोग ने दोनों सही माने थे। मतलब यहाँ पे लिखा है कि R गलत है लेकिन फिर भी आयोग ने सही मान लिया। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1973 में जो है कि पंचायती राज अधिनियम लागू होते हैं पहली बार। हालांकि 1992 में जो है कि वो प्रावधान पारित हो गए थे, लेकिन उसे 1993 में लागू किया गया था, 24 अप्रैल 1993 में। और लोक सेवा आयोग दिवस जो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, तो आर्टिकल नंबर 43A जो कि उद्योग प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। आर्टिकल नंबर 39A निःशुल्क कानूनी सहायता देने की बात करता है, यह भी 42वें से जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 38 की बात करें तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था की गई। और आर्टिकल नंबर 45 की बात करें तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल की बात होती है, जो कि 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत इसका प्रावधान किया गया। और साथ में जो 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान किया गया, जो मूल अधिकार बता दिया गया आर्टिकल नंबर 21A में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो यह लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात यह वाद योग्य नहीं है। अगर हम प्रस्तावना के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पा रहे या कोई सरकार नहीं प्राप्त कर पा रही है, तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, अर्थात उसे लागू नहीं करवा सकता। बेरूवारी बाद 1960 में संविधान का अंग इसे नहीं माना गया था। हालांकि जब दोबारा केस किया गया केशवंत भारती बाद 1973 में, तो इसे संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग मान लिया गया था। और संविधान में कोई अगर बात नहीं समझ में आ पाती है तो उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का सहारा
लिया जाता है। तो ये दोनों केस आपको पता होने चाहिए। फिर आगे देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 154(1) में कहा गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। आर्टिकल नंबर 156 कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। 158 कहता है राज्यपाल के पद के लिए योग्यता एवं शर्तें होती हैं। और 162 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जा सकता है, यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम चलेंगे प्रीलिम्स 2018 के प्रश्न को देखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2018 का प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में प्रारंभ की गई थी, यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो फॉर्म था वो किस देश में किया गया था। तो ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में, और 1832 ईस्वी में सबसे पहले शुरू किया गया। संविधान सभा के बारे में अगर हम देखें तो अंतिम बैठक की तिथि क्या थी, तो देखिए 3 बैठक की मैंने तिथि लिखी, जैसे कि प्रथम बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक थी 11 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक जो कि 11वीं बैठक थी, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा पूरी 11 बैठक आयोजित की गई थी, तब जाके संविधान का निर्माण हुआ। और जो अंतिम बैठक थी वो थी 24 जनवरी 1950, अर्थात की 11वीं बैठक के रूप में उसे जाना जाता है। और जानकारी कलेक्ट करें यहाँ पे, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, आत्मार्पित किया गया था संविधान को। लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान के संपूर्ण 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियों पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे, अर्थात संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किए गए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न एक आता है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो 3 प्रकार के न्याय है हमारी स्वतंत्र प्रस्तावना में, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात होती है। 2 प्रकार की समानता जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। 1 प्रकार की भ्रातृत्व है जिसमें बंधुता होती है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये 5 प्रकार की जो है कि स्वतंत्रता भी पाई जाती है। भारत भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में गठित हुआ। और किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया, तो योजना आयोग को क्या कहा गया, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन था योजना आयोग, उसे आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया था अशोक चंद्रा जी के द्वारा। और योजना आयोग की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 15 मार्च 1950 को, जिसको अब हटा के 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग स्टैब्लिश कर दिया गया है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कौन सी संविधानेतर संस्थाएं हैं। तो ध्यान देना, संविधानेतर संस्थाओं का मतलब होता है जो सरकार के द्वारा एस्टैब्लिश की जाती है प्रस्तावना या किसी प्रकार के प्रस्ताव रेजोल्यूशन के माध्यम से, जिसमें संसद की कोई भूमिका नहीं होती, संविधान की कोई भूमिका नहीं होती है, उसे हम संविधानेतर संस्था कहते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो भाजपा सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई, योजना आयोग को समाप्त करके। जबकि वहीं वित्त आयोग के लिए आपके लिए प्रावधान है 280 में, निर्वाचन आयोग के लिए आर्टिकल 324 और यूपीएससी आयोग के लिए 315 आर्टिकल है। और ये तीनों ही आपकी संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इनके प्रावधान संविधानों में वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट आपका आता है भाग 1 की बात करें तो संघ और राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णित है। फिर भाग 2 की बात करेंगे तो नागरिकता हो जाएगा यहाँ पे, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। भाग 7 की बात करेंगे तो इसको निरसित कर दिया गया है, 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा इस भाग को निरसित कर दिया गया। और भाग 9 की बात करेंगे तो पंचायती राज से संबंधित है, जो कि आर्टिकल नंबर 243 में सारा वर्णन किया गया है। डीपीएसपी में कितने भागों को विभाजित किया गया डीपीएसपी को, तो कुछ विभाग समाजवादी हो गए, कुछ गांधीवादी, कुछ उदारवादी। हालांकि ये जो बंटवारा है, ये जो विभाजन है, ये संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि ये संविधान बनने के बाद सरकारों के द्वारा या जो आपके लेखक के द्वारा या प्रोफेसरों के द्वारा इसके कुछ प्रावधानों को समाजवादी बना दिया गया, कुछ को उदारवादी और कुछ को गांधीवादी कहा गया। लोकसभा में यूनियन टेरिटरी क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे यहाँ 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन थे, लेकिन अब इनको समाप्त कर दिया गया। तो 543 में आपके कितने यूनियन टेरिटरी से सीटें आती हैं, तो 20 आती हैं। लेकिन उनका डिवीजन क्या है, तो जम्मू कश्मीर में 5 सीटें मिलेंगी, लद्दाख में 1 सीट, दिल्ली में 7 सीटें और बाकी सभी में आपको 1-1 सीट देखने को मिलेगी। जैसे लक्षद्वीप में 1, अंडमान निकोबार में 1, पुदुचेरी में 1, दादर नागर हवेली में 1, दमन दीव में 1 और चंडीगढ़ में 1। तो सबसे अधिक सीटें कहां से देखने को मिली, दिल्ली से 7 और लक्षद्वीप जम्मू कश्मीर से 5, बाकी सभी से 1-1 सीटें। तो यूनियन टेरिटरी से टोटल मैक्सिमम जो है कि 20 सीटें आ सकती हैं। नेक्स्ट है आपका, बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद से अनुपस्थित रहने पे किसी सांसद की अयोग्यता घोषित हो जाती है, कि अगर आपने संसद को इन्फॉर्म नहीं किया और आप संसद में कितने दिन तक लगातार नहीं जाते हो, तो 60 दिन तक अगर आप नहीं जाते हो, जो कि अनुच्छेद 101
के पार्ट 4 में वर्णित है कि अगर आप 60 दिन तक संसद में लगातार नहीं जा रहे हो तो आपकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा और आपकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना कि इन 60 दिनों में 4 या अधिक दिन तक संसद का सत्र स्थगित न हुआ हो। अगर वो स्थगित हो जाता है तो उसे गिना नहीं जाएगा उस 60 दिन में। नेक्स्ट है राज्यसभा का एक अनन्य अधिकार। अनन्य का मतलब एक ऐसा अधिकार जिस पर लोकसभा का कोई अधिकार नहीं होता है। तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु, जो कि आर्टिकल नंबर 312 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्यसभा विशेष बहुमत से एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है और ये अधिकार केवल राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका विधान परिषद, क्योंकि आर्टिकल नंबर 168 यहाँ लिखा भी है कि संसद विधि बना के उत्सादन यानी समाप्त करना, सृजन यानी कि स्थापना करना कर सकती है आर्टिकल नंबर 169 में। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि विधानसभा विशेष बहुमत से संस्तुति करेगी संसद के पास और संसद उसे फिर बाद में साधारण बहुमत से पारित करके या तो उस विधान परिषद को समाप्त कर सकती है या फिर उसका सृजन कर सकती है, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट है भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो सदस्यों के साधारण बहुमत से कर सकती है, इसमें कोई संवैधानिक संशोधन का प्रावधान तो है नहीं। तो भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं और आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा शब्द का वर्णन किया गया, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो यही जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट में आपको बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा जो एक फैक्ट बता रहा हूँ, ये सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं आगामी परीक्षा में। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे सरकारिया आयोग की। तो ये केंद्र और राज्य के संबंध में स्थापित किया गया था, जिसको 1983 में इंदिरा गांधी जी की सरकार में गठित किया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी राजीव गांधी सरकार में 1988 में, जिसमें 3 सदस्य थे। रणजीत सिंह सरकारिया जो कि पूर्व न्यायमूर्ति थे, ये इसके अध्यक्ष थे। बाकी 2 सदस्यों में बी शिवरामन साहब आते हैं और एक आते हैं SR सेन। ये 3 लोग मिलकर करते हैं और इसकी सिफारिश पर अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया और 1990 में पहली बार प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के समय में इसका गठन किया गया, जबकि यह एक संवैधानिक संस्था के रूप में है। नेक्स्ट बात आएगी यहाँ पे कि समलैंगिकता संबंधी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किससे संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को क्या किया गया, अब इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ ये मामला कहलाता है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया तो उस समय भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। तो उस समय भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया YV चंद्रचूड़ जी थे, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, वो इन्हीं के बेटे थे, अर्थात YV चंद्रचूड़ उनके पिता हैं और न्यायमूर्ति PN भगवती साहब उसी समय वरिष्ठ न्यायाधीश की श्रेणी में थे। हालांकि कई बार आयोग ने केवल और केवल PN भगवती को ही आंसर मांगा है, क्योंकि उसमें YV चंद्रचूड़ को ऑप्शन में देते ही नहीं है। फिर आते हैं, हम बात करेंगे 2017 के प्रीलिम्स के पेपर पे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था। तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया और इसकी पहली बैठक हुई थी 3 मई 1952 को और पहले सभापति यानी उपराष्ट्रपति के रूप में कौन बना, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने थे। तो ये तीनों जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है। तो वही आर्टिकल नंबर 263 के अंतर्गत कहा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है और इस परिषद में जो अध्यक्षता कौन निभाएगा, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के CM और प्रशासक तथा PM द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री, जिसमें गृह मंत्री सहित रहेंगे, ये सभी इसके सदस्य के रूप में रहेंगे। तो प्रधानमंत्री भी अध्यक्ष रहेंगे, सभी राज्य के CM इसके सदस्य रहेंगे और 6 कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे, जिसमें गृह मंत्री का होना आवश्यक है। तीसरी अनुसूची में क्या उपबंधित है, तो शपथ का प्रावधान है गोपनीयता का। किसके लिए, तो जो संघ मंत्री होते हैं उनकी पद का शपथ होता है, जो कि आपके लोकसभा में बैठते हैं। संघ मंत्री हेतु गोपनीयता की शपथ होती है, राज्य मंत्री हेतु पद एवं गोपनीयता की शपथ, यानी कि राज्य विधानसभा के भी जो मंत्री होते हैं वो भी, विधानमंडल सदस्य हेतु शपथ का प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए भी शपथ का प्रावधान दिया गया, परंतु राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान आर्टिकल नंबर 60 में वर्णित है, न कि तीसरी अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची में इनका वर्णन नहीं होता है। प्रोटेम स्पीकर की बात करेंगे तो इसे सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। जैसे जो नई लोकसभा चुन के आती है तो इसमें जो सबसे सीनियर या सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा उसी को नवनिर्वाचित सदस्यों के रूप में, मतलब प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाता है और फिर वो बाद में क्या करता है, बाकी बचे हुए जितने भी सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाता है और फिर स्थायी अध्यक्षों का भी चयन किया जाता है। फिर जाके प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है वहां पे।
यहाँ पे राज्यपाल के बारे में सत्य कथनों की हम पहचान करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ मतलब कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के एवं न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता बल्कि राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल के पास कार्यकारी शक्ति भी है, न्यायिक शक्ति भी है, विधायी शक्ति भी है, वित्तीय शक्ति भी है और विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं। राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होते हैं और विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को ये मनोनीत भी करते हैं। तो ये सारे प्रावधान आपके राज्यपाल से संबंधित हैं जो कई बार प्रश्न पूछ रहे हैं लोग एग्जाम में। अब आर्टिकल नंबर 249 के तहत राज्यसभा द्वारा पारित संकल्प पर संसद द्वारा जो राज्य सूची पर विषय बनाया था राष्ट्रीय हित में वो कितने वर्षों तक प्रभावी रहेगा? तो केवल 1 वर्ष तक रहता है, 1 वर्ष से अधिक वो प्रभावी नहीं रहेगा। आर्टिकल नंबर 21 के दायरे में क्या नहीं आता है? तो देखिए, चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता प्रदान प्राप्त हो, ये भी उसका अधिकार है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न समाप्त होना चाहिए, ये भी उसका अधिकार है। और पानी की गुणवत्ता को भी दूषित करने से रोका जाए, ये भी आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत नागरिकों का अधिकार है। लेकिन मृत्यु दंड लेने का अधिकार नहीं है, कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता आर्टिकल 21 के अंतर्गत, ये उसका अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट आप देखोगे कौन सा क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण है? कौन सा क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण है? तो ये एक सांविधिक निकाय होती है पहली चीज, क्योंकि इन्हें संसद के द्वारा अधिनियमों के माध्यम से गठित किया जाता है, क्योंकि इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया, जिसमें 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया, जो कि एक आपकी उत्तरी होती है यानी नॉर्थ में होती है, एक साउथ में, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में और एक मध्य में होती है। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। परिषद के अधीन आने वाले जो राज्य होते हैं वो इसके सीएम भी इसमें शामिल होते हैं। उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के तहत असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इसमें शामिल है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लिए भी अलग से एक क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी। लेकिन ध्यान देना आपको कि इसमें सिक्किम शामिल नहीं होती है, सिक्किम इसमें शामिल नहीं होगा नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग कि कथन ए में कहा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही बात है, और भारत का अपना एक संविधान होता है, यह भी सही है। तो दोनों ही सही है और व्याख्या भी कर रहा है। संसद सदस्यों का सामूहिक जो विशेषाधिकार है और जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, इस पर बात करते हैं हम लोग। तो पहले हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 105 के 2 के तहत सामूहिक विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है कि जहां पर संसद के सभी सदस्य सहमति दे दें अपनी, यानी सभी सदस्य उससे सहमत हो। जैसे कार्यवाही चलाने का अधिकार, अगर संसद के सभी सदस्य चाहते हैं भाई हम कार्यवाही चलाएं या कुछ सदस्य, तो ये भी एक उनका सामूहिक अधिकार हो गया। बाहरी व्यक्ति को सदन से बाहर कर सकते हैं सभी लोग मिलकर। विशेषाधिकार हनन होने पर सदस्यों और व्यक्तियों को दंड भी दिया जा सकता है, यानी अगर कोई संसद का सदस्य है और वो इन विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करता है यानी उसका हनन करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। और अगर कोई व्यक्ति जो कि बालकनी में बैठे होते हैं, जो लोग वहां दर्शक दीर्घा में बैठे होते हैं, तो उनके भी खिलाफ ये चीज जारी की जा सकती है। और बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर भी रोक लगाई जा सकती है। जो आज हम संसद टीवी के माध्यम से संसद के अंदर अर्थात सदन में क्या बहस हो रही है, कौन सांसद क्या बोल रहा है, ये जो सुन लेते हैं हम लोग, इनका प्रकाशन किया जाता है, तो इस प्रकाशन को भी रोका जा सकता है। ये इनका सामूहिक विशेषाधिकार है। अब व्यक्तिगत विशेषाधिकार की बात करेंगे, किसी एक सांसद के क्या अधिकार हो सकते हैं आर्टिकल नंबर 105(1) में कि गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। अब मान लीजिए किसी मामले में उसे एक विटनेस के रूप में स्थापित किया गया कि आपको एक विटनेस के रूप में वहां पे कोर्ट में आना है, तो ये व्यक्तिगत विशेषाधिकार का प्रयोग करके कह सकते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरा अपना राइट है, संसदीय राइट है, मैं नहीं जा सकता गवाह के रूप में। सिविल गिरफ्तारी से भी इन्हें मुक्ति रहती है कि 60 दिन पहले और 60 दिन बाद, यानी अगर सदन का सत्र चल रहा है तो उससे 60 दिन पहले आप गिरफ्तार नहीं कर सकते और उससे 60 दिन बाद गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन ये केवल सिविल गिरफ्तारी में होता है, फौजदारी में नहीं। अब पता चला कि कोई सांसद जो है कि किसी का मर्डर करके आया और संसद के अंदर बैठ गया, या कोई सांसद जो है कि किसी के साथ बलात्कार करके आया, किसी की हत्या करके आया और वो सदन में बैठ के कहता है कि नहीं ये तो मेरा अपना अधिकार है, मेरे को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि फौजदारी केस में उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन सिविल मामले में नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। और वाक स्वतंत्रता की भी आजादी होती है कि वो कुछ भी बोलेगा सदन के अंदर, अगर वो कोई भी स्टेटमेंट देता है तो उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी और ना ही उस पर किसी प्रकार की कोई कोर्ट में सुनवाई होगी। क्लियर हो गया? तो ये होता है व्यक्तिगत विशेषाधिकार।
अगले पॉइंट को देखें। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम अर्थात कनाडा से इसे प्राप्त किया गया है। और लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु जो गणपूर्ति होती है, कोरम, वो कितना होता है? तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, और ये वर्णन अनुच्छेद नंबर 100 के 3 में कहा गया है। अर्थात अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो इसमें हमें 545 जो सीटें दिखती हैं, इसका आप देखोगे तो 54.5 आएगा, 10%, या आम भाषा में कहें तो 55 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 245 राज्यसभा की सीटें देखोगे तो 24.5 आएगा, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि 200 मतलब कि 25 जो है कि इसकी गणपूर्ति हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। जैसे 38वां संवैधानिक संशोधन 1975 में आता है, जो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का परिसीमन करता है। 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 जो कि संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा देता है और एक कानूनी अधिकार के रूप में स्टैब्लिश करता है, आर्टिकल नंबर 300A। 61वां संवैधानिक संशोधन 1988 मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष करता है। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द का प्रयोग करता है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं में कौन सी समानताएं देखने को मिलती हैं? तो दोनों ही देशों के राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होती है। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि विधेयक पर सहमति देना या असहमति देना, दोनों में से कुछ भी नहीं करते, उसे वो अपनी जेब में डाल लेते हैं। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, बिल्कुल सही बात है। और आदर्श आचार संहिता को निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया जाता है, न कि संसद या राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन इसे तैयार करता है। फिर यहाँ पे प्रश्न देखेंगे एक और कि राज्यों में जो है राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो गुजरात में कितनी? 11 है, कर्नाटक में 12, केरल में 9, ओडिशा में 10, और यूपी की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक 31 जो है कि राज्यसभा सीटें आती हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे 2016 का पेपर और उसके बाद हम देखेंगे 2015 का पेपर। तो आप देखोगे कि 2015 से लेकर आपने 2023 तक के पूरे पेपर सॉल्व कर लोगे तो कितने पेपर मिले आपको? 9 साल के, और 9 साल में एवरेज आप देखोगे कि हर पेपर में 20-22 प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 180 से अधिक आपने केवल प्रश्न देख लिए, और उसकी जो व्याख्या वगैरह वो एक्स्ट्रा है आपके लिए। तो इन सारी चीजों से ही आपके यूपी पीसीएस में प्रश्न आ जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप क्या पढ़ सकते हो? हमारे घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो, जिसकी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप नंबर पे, मैसेज करने पे वहां पेमेंट करके आपको मिल जाएगी। और उसकी क्लास अगर आपको देखनी है तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप हमारे जा सकते हैं, वहां पे प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है। अब यहाँ पर हम लोग जो प्रीलिम्स 2016 के प्रश्नों को देखेंगे, आर्टिकल नंबर 249 के अंतर्गत क्या कहा जाता है? तो इसके अंतर्गत जो पारित प्रस्ताव होता है वो कितनी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा? तो 1 वर्ष के लिए ही केवल रहेगा, और ये तभी होगा जब राज्यसभा के 2/3 बहुमत से राष्ट्रहित में संसद द्वारा राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति दी जाती है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, जिसमें बी शिवरामन जी और एसआर सेन जी सदस्य थे। राज्य वित्त आयोग कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, और ये आर्टिकल नंबर 243I या हिंदी में 243 झ के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्टिकल नंबर 249, राष्ट्रीय हित में आप राज्य सूची पर विधि बना सकती है संसद। 250 में आपातकाल होने की स्थिति में राज्य सूची पर विषय विधि बना सकती है संसद। 252 में 2 या अधिक राज्यों की सहमति पर विधि बना सकती है, और 253 में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी करने और लागू करने के लिए भी राज्य सूची पर विधि बनाई जा सकती है। तो ये राज्य सूची पर विधि बनाने के लिए जो संसद के अधिकार है वो किस किस परिस्थितियों में देते हैं, वो उन आर्टिकल के माध्यम से बताया गया यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखोगे आर्टिकल नंबर 320 की बात करें तो लोक सेवा आयोगों के कृत्य है यहाँ पर। 322 की बात करें तो लोक सेवा आयोगों के व्यय की बात होती है, और 324 निर्वाचन आयोग का गठन होता है। 326 वयस्क मताधिकार का इसमें प्रावधान होता है। फिर यहाँ पे आप देखोगे संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत केशवानंद भारती केस 1973 में आया हुआ है, और ये कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। पंचायतों की संरचना के लिए जो उपबंध बनाने हेतु कौन अधिकृत होगा? तो राज्य का विधानमंडल जो है, क्योंकि पंचायतों की जो संरचना है वो आर्टिकल नंबर 243 ग में वर्णित है, यानी सी में, जो कि राज्य विधानमंडल तय करते हैं। अब यहाँ पे हम भाग 3 को देखेंगे, जिसमें मूल अधिकार की बात की जाती है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक होते हैं। भाग 4A में मूल कर्तव्यों की बात की गई, अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। भाग 6 की बात करेंगे तो ये राज्यों से संबंधित है। भाग 9 की बात करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें आपको आर्टिकल नंबर 243 में वर्णन मिलेगा।
पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। क्यों अपनाई गई थी? क्योंकि लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण हेतु इसका प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से, और 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई और 29 विषय उसे प्रदान किए गए पंचायती राज को। जबकि नगर पालिका को कितने प्रदान किए गए? 12वीं अनुसूची में 18 विषय प्रदान किए गए। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या शिल्पकार किसे कहते हैं? तो बलवंत राय मेहता जी को कहते हैं। यहाँ पे कथन की बात करें, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 32 फंडामेंटल राइट के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रदान करता है या इसके लिए प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। तो ये दोनों ही बातें सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखोगे, पंचायत चुनाव में जो शेड्यूल कास्ट पदों के लिए आरक्षण किस राज्य में लागू है? तो उत्तर प्रदेश में, असम में, हरियाणा में, अर्थात जहां पे शेड्यूल कास्ट के लिए सीटों का आरक्षण है वहां पर ये मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में आप देखोगे शेड्यूल ट्राइब्स तो हैं लेकिन शेड्यूल कास्ट नहीं है, तो वहां पर आपको पंचायत के चुनाव में 1/3 का जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा। अनुच्छेद नंबर 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 21 हो सकती है। कितनी हो सकती है दोस्तों? 21 हो सकती है। नेक्स्ट आप देखोगे कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ध्यान देना कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा। किसके द्वारा? संसद के साधारण बहुमत द्वारा। यह अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता है। सिंपल सी बात है कि आर्टिकल नंबर 2 का प्रयोग कर लो या फिर आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग कर लो। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है आर्टिकल नंबर 368 का प्रयोग करके। लेकिन उस पर शर्त क्या रखी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 368 के तहत आप करना चाहते हो करो, बशर्ते आधारभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ अनुच्छेद हैं, उसका मिलान करना है। जैसे आर्टिकल नंबर 51 क्या होता है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात होती है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की। अनुच्छेद 60 क्या है? तो राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की बात होती है। और अनुच्छेद 380 में जिसे निश्चित कर दिया गया 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा। फिर यहाँ पे एक और प्रश्न है कि अनुच्छेद 148 की बात करें तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के गठन की बात है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की बात है। अनुच्छेद 323A की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित ये बात है। और अनुच्छेद 315 की बात करेंगे तो संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आज हम लोग यूपीएससी कहते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? कौन कौन से? तो भारत का महान्यायवादी, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 76 के तहत, और ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। और दूसरा है राज्य का राज्यपाल भी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, और कैग भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने की रीति पर ही हटेगा। लेकिन ये दोनों किससे समाहित हो गए? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से। अब हम आगे देखते हैं। संवैधानिक संशोधन का प्रावधान आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत है। वित्त आयोग का प्रावधान आर्टिकल नंबर 280 के तहत। वित्तीय आपात का प्रावधान आर्टिकल नंबर 360 है। और अखिल भारतीय सेवाओं की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 312 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से मैक्सिमम चीजें आपकी बार बार रिपीट हो रही हैं प्रश्न, तो यही सारी चीजें आपकी घूम फिर के पूछी जाती है। अब यहाँ देखें कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती अगर 14 दिनों के अंदर। हालांकि अनुच्छेद 109 यानी आर्टिकल नंबर 109 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया का प्रावधान दिया है कि किस प्रकार से लोकसभा में पारित प्रस्तुत होगा, किस प्रकार से जो है कि राज्यसभा में प्रस्तुत होगा, ये सारी चीजें। और आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किसी जाति या जनजाति को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स घोषित करने का जो संवैधानिक शक्ति है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। अब आर्टिकल नंबर 340 का प्रयोग करके ओबीसी घोषित किया जा सकता है, 341 का प्रयोग करके शेड्यूल कास्ट घोषित किया जा सकता है, और 342 का प्रयोग करके शेड्यूल ट्राइब्स घोषित किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जा सकता है। और अब हम लोग देखेंगे अपने आखिरी प्रश्न पेपर को, जो प्रीलिम्स 2015 का प्रश्न है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपको इसकी अगली अपडेट्स भी जल्दी से जल्दी मिलती रहे आपके हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स की, अर्थात की जो पीवाईक्यू है जो मैं हैंड रिटन तैयार कर रहा हूं। अब ज्योग्राफी की आपको अगली क्लास देखने को मिलेगी, जहां से मैं देखिए पहले उन्हीं सेक्शन को उठाऊंगा जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे पॉलिटी के सीधे सीधे 20 प्रश्न है दोस्तों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
अब यहां पर देखें तो नमित शर्मा बनाम भारत संघ का जो केस है ये सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ जो कि 2013 में ये केस आया था। तो ये सजा प्राप्त प्रतिनिधियों की अयोग्यता के निर्धारण की बात है कि जिस भी सांसद को अगर 2 वर्ष या उससे अधिक की अगर सजा मिल जाती है या किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो 2 वर्ष या 2 से अधिक वर्ष की सजा मिलती है और अगर वो चुनाव लड़ना चाह रहा है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। विशाखाबाद बनाम भारत संघ की बात करेंगे तो कार्यस्थल पे जो यौन शोषण का मुकदमा था तो इस केस से संबंधित था। फिर आगे देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्या है मौलिक कर्तव्य नहीं है? देश की रक्षा करना, राष्ट्र सेवा करना, ये तो है। सामाजिक संस्कृति का महत्व समझना, परिरक्षण करना, यह भी है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, यह भी है। ग्राम पंचायत का गठन करना, ये आर्टिकल नंबर 340 मतलब आर्टिकल नंबर 40 के तहत है और ये डीपीएसपी न कि फंडामेंटल ड्यूटी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता है। फिर यहाँ पे हम कथन और कारण को पढ़ेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश बन सकते हैं। पहले क्या था, केवल मुख्य न्यायाधीश बनते थे, लेकिन अब अन्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं। और इसी तरीके से जो ह्यूमन राइट कमीशन है यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष हुआ करता था, अब वो घट के 3 वर्ष या 70 वर्ष है, जो भी पहले पूरा हो जाएगा। और यह संशोधन आपके विधेयक 2019 के तहत किए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है। और संघीय वित्त आयोग यानी कि जो केंद्र का वित्त आयोग है आर्टिकल नंबर 280 के तहत ये पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है केंद्र सरकार से, ताकि वो राज्य विधानमंडल को अधिक अनुदान दे और फिर वहां से वो पंचायतों के पास पैसा पहुंच सके। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं। आर्टिकल 99 की बात करेंगे तो सदस्यों द्वारा जो शपथ या प्रतिज्ञान की बात की जाती है जो तीसरी अनुसूची में है। आर्टिकल 100 अध्यक्ष या सभापति का निर्णायक मत, जो आपके लोकसभा स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, जब सदन में किसी भी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष बराबर वोट डालते हैं तो ऐसे में वो मुद्दा या वो विधेयक पारित करने के लिए लोकसभा स्पीकर को एक कास्टिंग वोट डालना पड़ता है। कास्टिंग मतलब निर्णायक वोट, कि वो जिस पक्ष में देगा वही पक्ष जीत जाएगा। और अनुच्छेद 102 की बात करें तो सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण किया था, सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण। और अनुच्छेद 103 की बात करें तो सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय भी किया जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें, अतिरिक्त विषयों अथवा अवशिष्ट विषयों पर कौन कानून बनाता है। जो अतिरिक्त विषय होते हैं, अवशिष्ट विषयों पर कौन कानून बनाएगा, तो संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। और यह शक्ति कनाडा से ली गई, यानी कि यह विचार कनाडा से लिया गया। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन कौन करेगा। मान लीजिए राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति कर लेगा, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है कि उस भूमिका का निर्वहन करेगा। जैसे एम हिदायतुल्ला जी न्यायपालिका में थे और वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचते हैं, लेकिन ये पहली वरीयता हो गई। अब मान लो मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित हो, वो कहीं बाहर हो, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा सेकंड प्रेफरेंस के तौर पे इसको रखा जाएगा। आर्टिकल नंबर 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा। और आर्टिकल 118 के तहत इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर करेगा। अगर लोकसभा स्पीकर नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा, अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ये तीसरी वरीयता होती है। ऐसे मूल अधिकार जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। बाकी पूरे के पूरे मूल अधिकार तो भारतीयों को है ही है, लेकिन उसके साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हाईकोर्ट कौन सी रिट जारी कर सकता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकता है 226 के अनुसार। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, बिल्कुल सही बात है। और ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर राज्य निर्वाचन आयोग यानी आर्टिकल 243 के का निरीक्षण है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अब कथन की बात करें तो भारत में लिखित संविधान है, बिल्कुल सही बात है। और शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं के संकेतक के रूप में होता है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पे ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में मत देने का अधिकार जो कौन सा अधिकार है। तो देखिए यूपी पीसीएस ने क्या किया, दोनों अधिकार मान लिए। पहला माना उन्होंने संवैधानिक अधिकार, आर्टिकल नंबर 326 में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है उसके पास वयस्क मताधिकार देने का अधिकार मिल जाता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद में तो संवैधानिक अधिकार हो गया, लेकिन साथ में इसे वैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट भी माना जाता है। तो आयोग ने दोनों ही माना था। तो इस समय क्या किया था आयोग ने, सभी बच्चों को प्रश्न के नंबर बराबर दिए थे।
नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व वर्णित है। हालांकि 26 जनवरी 2020 के बाद से 104 यानी कि 104 अमेंडमेंट के द्वारा इसको निष्प्रभावी कर दिया गया। नेक्स्ट आप देखोगे आर्टिकल नंबर 221 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन का इसमें प्रावधान किया जाता है। केशवानंद भारतीवाद 1973 आधारभूत ढांचा सिद्धांत आया और A.K. गोपालनवाद 1950 आर्टिकल नंबर 21 पर पहला यह विवाद आता है। जब आर्टिकल नंबर 21 की बात होती है, जीवन के अधिकार की बात होती है, तो पहली बार जो इस पे विवाद आया वो गोपालनवाद में आया। गोलकनाथवाद जो 1967 था, ये कहता है कि आर्टिकल नंबर 368 के तहत फंडामेंटल राइट में आप संशोधन नहीं कर सकते हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन उसके बाद जब 1973 केशवानंद वाद आता है तो उसमें कहता है सुप्रीम कोर्ट की ठीक है, आप आर्टिकल नंबर 368 का प्रयोग करके फंडामेंटल राइट में संशोधन तो कर सकते हो, परंतु आधारभूत ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 में वर्णित है। 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना और दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना इस प्रावधान को आवश्यक है। आर्टिकल नंबर 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 74 में कहता है राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद रहेगी, जिसका उल्लेख किया गया। और आर्टिकल 13 कहता है कि फंडामेंटल राइट से असंगत विधि शून्य घोषित हो जाएगी। अगर कोई भी ऐसा कानून है या कोई ऐसी विधि है जो मूल अधिकार के खिलाफ जाती है तो उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान के एकात्मक लक्षण की बात करें तो शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में किया गया है, बिल्कुल सही बात है। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान दिया गया, यह भी एकात्मक संविधान के लक्षण है। एकीकृत न्याय व्यवस्था की बात करेंगे तो यह भी उससे संबंधित है। और आपातकाल में एकात्मक व्यवस्था लागू हो जाती है, यह भी इसका लक्षण है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी तो राष्ट्रपति कर रहा है, यानी केंद्र की भूमिका हो गई। अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदों में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्य के जो सीएम वगैरह होते हैं सदस्य, ये केवल एक सदस्य के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई, यानी कि लोकायुक्त ऑफिस की स्थापना हुई थी? महाराष्ट्र में। हालांकि ओडिशा में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था, लेकिन वहां पे कार्यालय 1975 में खोला गया था और यहाँ पे 1971 में खोला गया था महाराष्ट्र में। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संख्या को लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दिया गया? तो 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, किंतु सीएम सहित न्यूनतम संख्या कम से कम 12 सदस्यों की जरूर होनी चाहिए मंत्रिपरिषद में। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम लोग कि संसद में शून्यकाल का समय क्या है? तो दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है कि इसका शून्यकाल का समय होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में शामिल कौन कौन होता है? तो आर्टिकल नंबर 54 के तहत कहा जाता है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, ध्यान देना कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य एक तो ये इसमें आएंगे, वहीं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी आएंगे और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी आएंगे। और इसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य में दिल्ली और पुदुचेरी भी शामिल होंगे, जिसके लिए मैंने आपको बताया था पहले कि जो 70वां संवैधानिक संशोधन किया गया था, इसके तहत दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा को भी शामिल कर दिया गया। और लेकिन विधान परिषद इसमें शामिल नहीं होगी। और एक वर्ड और ध्यान देना कि मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल नहीं होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और अब हम लोग पढ़ेंगे आज के अपने आखिरी प्रश्न को पढ़ेंगे, जिसमें भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो लोकसभा शामिल होती है, राज्यसभा शामिल होती है और राष्ट्रपति भी शामिल होता है। और ऐसा वर्णन आर्टिकल नंबर 79 में कहा गया है। तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए दोस्तों। ये थे हमारे आज पॉलिटी के PYQ, जिसमें हमने भारतीय संविधान के बारे में चर्चा की थी। और इसी तरीके से अगले 2 से 3 दिन में मैं आपको ज्योग्राफी पे पूरी डिटेल से एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और उसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आप देखोगे पिछले 9 साल के पेपर को आपने कितनी जल्दी, केवल 1.5 घंटे में मैंने आपको पढ़ाया है। आप इसको फास्ट स्पीड पे भी बार बार रिवीजन करोगे तो आप और तेजी से इसको रिवीजन कर लोगे। तो यहाँ से मैक्सिमम आपके जब प्रश्न आएंगे तो आप गलत नहीं करोगे, लेकिन एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से आपको तैयार रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। और इसकी PDF के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वहां से प्राप्त कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा अपनी सेहत का और अपनी पढ़ाई का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।